क्या एक चेकलिस्ट किसी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकता है? क्या एक चेकलिस्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सेफ होने का दावा कर सकता है, या फिर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का सफल ऑपरेशन को इंडिकेट कर सकता है? आइए देखते हैं इस समरी में। द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, हाउ टू गेट थिंग्स राइट। लेखक डॉक्टर अतुल गवांडे। 30 अक्टूबर 1935 को ओहियो के डेंटन के राइट एयरफील्ड में अमेरिकी वायुसेना ने सेना की अगली पीढ़ी के लंबी दूरी के बमबार बनाने के लिए हवाई जहाज निर्माताओं के लिए एक उड़ान प्रतियोगिता आयोजित की। दो प्रमुख प्रतियोगी थे, एक बोइंग का विमान 4 इंजन के साथ जो सेना के अनुरोध से 5 गुना अधिक बम ले जा सकता था या पिछले बम वर्षकों की तुलना में तेजी से उड़ सकता था और लगभग दुगनी दूर तक। दूसरा, 2 इंजनों के साथ मार्टिन एंड डगलस के डिजाइन्स। एक सिएटल न्यूज़पेपरमैन जिसने अपने शहर के ऊपर एक परीक्षण उड़ान पर बोइंग के विमान की झलक देखी, इसे उड़ता हुआ किला कहा। कागजों पर कोई प्रतियोगिता नहीं थी, इसे महज औपचारिकता करार दिया गया। हालांकि डी डे पर बोइंग का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के 5 सदस्यों में से 2 की मौत हो गई। मार्टिन ने 65 विमानों का कॉन्ट्रैक्ट जीता और बोइंग लगभग दिवालिया हो गया। जैसा कि एक अखबार में कहा गया, बोइंग मॉडल को एक आदमी के द्वारा बहुत सारे हवाई जहाज को उड़ाने के बराबर समझा गया। कुछ वर्षों के बाद सेना ने बोइंग से 13,000 सेम विमान खरीदे, जिसने सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में एक डिसिसिव एयर एडवांटेज दिया, जिससे नाजी जर्मनी में विनाशकारी बमबारी अभियान को सक्षम किया गया। इस अवधि के दौरान विमान में सिर्फ एक इन्हांसमेंट हुई थी। नए विमान पायलट की चेकलिस्ट से लैस थे। पूरी तरह से समझने के लिए आपको इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है कि कैसे इस चेकलिस्ट ने उड़ान को सफल बनाया। पायलट चेकलिस्ट ने बोइंग को दिवालिया होने से बचाया। चेकलिस्ट के बारे में इतना बढ़िया क्या है? दार्शनिक सैमुअल गोरोविच और मैकइंटायर के अनुसार असफलता के 2 प्रमुख कारण हैं। एक, आवश्यक चूक, कुछ चीजें जो उन्नत तकनीक के साथ भी आपकी क्षमता से परे हैं। आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां सीमित हैं। 2, कुछ ऐसा जो आपके नियंत्रण में हो लेकिन विषय का आंशिक ज्ञान होना मीन्स अज्ञानता, या पूर्ण ज्ञान है लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करने में असमर्थ होना, जिसे फिलोसोफर अयोग्यता कहते हैं। सामान्य लोग इसे लापरवाही कहते हैं। चेकलिस्ट उपलब्ध होने से लापरवाही की घटना काफी हद तक कम हो जाती है। चलिए चेकलिस्ट का एक उदाहरण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में देखते हैं। अस्पताल की विशिष्ट चेकलिस्ट में 4 शारीरिक डेटा पॉइंट शामिल होते हैं: शरीर का तापमान, पल्स, ब्लड प्रेशर और श्वसन दर। ये 4 रीडिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक बेसिक तस्वीर देती है कि कोई व्यक्ति कितना बीमार है। इनमें से किसी एक पॉइंट को भूलना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि उनमें से 3 सामान्य लग रहे हों, रोगी वास्तव में ठीक ठाक लग रहा हो और आप यह कह दें कि वह ठीक है, उसे घर भेज दो। लेकिन शायद चौथा पॉइंट बुखार, लो ब्लड प्रेशर या गैलोपिंग हार्ट रेट को प्रकट करता है, तो इसे छोड़ने से किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह चेकलिस्ट भले ही बहुत सिंपल है, अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब देखते हैं कि क्या चेकलिस्ट कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में भी काम करती है। हाँ, यह काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गगनचुंबी इमारतें कैसे बनी हैं? इमारत के निर्माण के दौरान अलग अलग टीमें जैसे आर्किटेक्ट, बिल्डर, इलेक्ट्रिशियन कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। सेटअप कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे अनसर्टेनिटीज से भरा है। फिर भी गगनचुंबी इमारत के एक अंश में गड़बड़ी होने से पूरा इमारत बेकार हो जाता है। फिर बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनाई जाती हैं? केवल एक कंपोनेंट है जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है, वह है चेकलिस्ट द्वारा निर्देशित कम्युनिकेशन की शक्ति। इमारत बनाने वाले किसी एक व्यक्ति, चाहे वह एक अनुभवी इंजीनियर ही क्यों न हो, उसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास नहीं करते। वे समूह के ज्ञान में विश्वास करते हैं। समूह के ज्ञान मीन्स जब समूह के सभी एक्सपर्ट्स चेकलिस्ट द्वारा निर्देशित समस्या को सोल्व करने के तरीके से सहमत हों और क्या करना है क्या नहीं, इसका अंतिम निर्णय इसी सहमति के आधार पर तय किया जाता है और गगनचुंबी इमारतें इसी के आधार पर बनाई जाती हैं। एक आदमी जो किसी विशेष काम में है मिस्टेक कर सकता है, लेकिन कई लोग अगर एक ही काम को करते हैं तो मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या होगा अगर प्रक्रिया लंबी है? लोग चेकलिस्ट के बिंदुओं को भूल जाएंगे। इसलिए विराम की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सर्जरी के दौरान 3 विराम बिंदु देखे जाते हैं। वे हैं: 1, रोगी को एनेस्थीसिया दिए जाने से ठीक पहले। 2, मरीज को एनेस्थेटाइज किए जाने के बाद लेकिन सर्जिकल कट लगाने से पहले। और 3, ऑपरेशन के अंत में, मरीज को ऑपरेशन रूम से बाहर निकालने से पहले।
ठहराव बिंदुओं का एक और अच्छा उदाहरण निवेश में प्रयोग किया जाता है। रिसर्च फेज के दौरान, निर्णय लेने के दौरान, निर्णय के एग्जीक्यूशन के दौरान और निवेश करने के बाद की अवधि में भी जब किसी को समस्या की निगरानी करनी होती है। संभावित निवेशों को देखते हुए वॉरेन बफेट एक मेंटल चेकलिस्ट प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी चेकलिस्ट बेकार होती है। कैसे पता चलेगा कि चेकलिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिट है या नहीं? हाँ, चेकलिस्ट अच्छी और खराब हो सकती है। खराब चेकलिस्ट वे चेकलिस्ट हैं जिसमें अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी की कमी हो, जो चेकलिस्ट बहुत लंबा हो, जिसे प्रयोग करने में मुश्किल हो, जो इम्प्रैक्टिकल हो, जो सिचुएशंस जहां इसे अप्लाई किया जाना है उसकी जानकारी के बिना बनाया गया हो, जो लोगों के दिमाग को एक्टिव करने के बजाय उन्हें बंद कर दे। दूसरी ओर अच्छे चेकलिस्ट वे हैं जो एकदम सही हैं, जो इफिशिएंट हैं, जो टू द पॉइंट हो, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उपयोग में आसान हो। एक चेकलिस्ट एक हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, इसके बजाय वे केवल सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट स्टेप्स की याद दिलाते हैं, वे जो कि उनका उपयोग करने वाले हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी चूक सकते हैं। अच्छी चेकलिस्ट प्रैक्टिकल होती हैं। इसके अलावा भी दो प्रकार की चेकलिस्ट होती हैं। डू कन्फर्म चेकलिस्ट, टीम के सदस्य मेमोरी और अनुभव से अपना काम करते हैं। अक्सर सभी लोग अलग अलग ही काम करते हैं, लेकिन वे चेकलिस्ट को देखने के लिए रुकते हैं और पुष्टि करते हैं कि जो कुछ भी किया जाना चाहिए था वह किया गया है। रीड डू चेकलिस्ट, लोग जैसे जैसे कार्य को चेक करते हैं वैसे वैसे उन्हें पूरा करते जाते हैं। यह एक रेसिपी की तरह है, इसलिए स्क्रैच से बनाई गई किसी भी नई चेकलिस्ट के लिए आपको वह प्रकार चुनना होगा जो स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हो। चेकलिस्ट बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। चेकलिस्ट को चलाने की क्या अवधि होनी चाहिए? कुछ स्थितियों में आपके पास केवल 20 सेकंड होते हैं, दूसरे में आपके पास कई मिनट हो सकते हैं, लेकिन किसी दिए गए विराम बिंदु पर लगभग 60 से 90 सेकंड के बाद चेकलिस्ट अक्सर अन्य चीजों से विचलित हो जाती है। लोग शॉर्टकटिंग शुरू करते हैं, इससे कदम छूट जाते हैं। ऐसे में आप उस सूची को छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे कदम छोड़ना आपके लिए सबसे खतरनाक हो सकता है और फिर भी लोग कभी कभी इसे अनदेखा कर देते हैं। क्या चेकलिस्ट के शब्दों पर कोई दिशा निर्देश है? शब्द सरल और सटीक होने चाहिए। प्रोफेशन से परिचित भाषा का प्रयोग करें, यहाँ तक कि चेकलिस्ट का लुक भी मायने रखता है। आइडियली यह एक पेज पर फिट होना चाहिए या अव्यवस्था और अनावश्यक रंगों से मुक्त होना चाहिए। इसे पढ़ने में आसानी के लिए अपर केस और लोअर केस टेक्स्ट दोनों का उपयोग करना चाहिए। चेकलिस्ट कैसे लागू करें? लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि उनकी स्मृति और निर्णय कुछ कंडीशंस में अनरिलायबल हैं। चेकलिस्ट अपनी इम्पोर्टेंस साबित कर चुका है कि यह काम करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों की ओर से धक्का मुक्की होगी, लेकिन लगातार प्रशिक्षण और अच्छी चेकलिस्ट के साथ लोगों को उनका उपयोग करने के लिए मनाया जा सकता है। फिर आपको चेकलिस्ट क्यों पसंद नहीं है? या इसलिए है क्योंकि वे हार्डवर्क वाले हो सकते हैं, वे ज्यादा मजेदार नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा केवल आलस्य का है। चेकलिस्ट का उपयोग करने से लोगों को एक शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको भी पता है चेकलिस्ट यूज करना किसी को अच्छा नहीं लगता। यदि आप चेकलिस्ट का पालन नहीं करते हैं तो गलतियां तब होती हैं जब आपका कोकीन मस्तिष्क हावी हो जाता है। और इस तरह यह बुक समरी समाप्त होता है। आपको यह बुक समरी कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।